हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू द नो निखिल चैनल और मैं हूँ पूजा मिश्रा। तो आज हमारी ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ की अगली क्लास है। ये हमारा लेक्चर नंबर 11 होने वाला है एंड हम लोग आज पढ़ेंगे दो टॉपिक, दैट इज़ बिल्डिंग एंड दो टॉपिक नहीं, दो चैप्टर बिल्कुल, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996, ठीक है, एंड मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। आज की क्लास में हम ये दोनों आधे घंटे के अंदर दोनों ख़त्म करेंगे विथ MCQ, ठीक है। तो चलो अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड ये सभी हमारे मेंबर्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को ज्वाइन किया हुआ है। एंड फ़ायदा ये होता है कि इन सभी को हमारे वीडियोस की एक्सेस जो है वो जल्दी मिलती है एंड काफ़ी वीडियोस जो है वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ मेंबर्स के लिए डाले जाते हैं कुछ दिनों के लिए। एंड मैं आप सभी को एनकरेज करूँगी टू ज्वाइन द चैनल टू गेट अर्ली एक्सेस ऑफ द वीडियोज़। एंड जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही सारे कंटेंट के लिए। तो फिर चलो हम लोग अपनी आज की चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996, ठीक है। द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 वॉज इनैक्टेड विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, कि इस एक्ट को लाने के पीछे क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। देखो आपको नाम से तो समझ में आ ही रहा होगा कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर यानी कुछ तो होगा जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होगा, इतना तो समझ आपको आ ही रहा है, ठीक है। द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 वॉज इनैक्टेड विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसका ये है टू रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस फॉर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन। जो वर्कर्स हैं, मेनली जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस के लिए को उसको सुरक्षित करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था, ठीक है। टू प्रोवाइड द सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर मेजर्स फॉर द वर्कर्स जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे होते हैं, इसके लिए ये वाला एक्ट लाया गया है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो द एक्ट एम्स टू इंश्योर द सेफ वर्किंग कंडीशंस, वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हु जनरली बिलोंग्स टू अनऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि वहाँ पे जो लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं वो लोग जनरली जो होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड एंड वल्नरेबल सेक्टर वाले वर्कफोर्स होते हैं, इसलिए उनके लिए ये वाली जो है वो एक्ट अधिनियम लाया गया है। एप्लीकेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये जो एक्ट है ये किस पे एप्लीकेबल है, दैट इज़ द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 अप्लाइज एज फॉलोज। किस पे एप्लीकेबल है? एवरी इस्टेब्लिशमेंट जो कि एम्प्लॉय करते हैं 10 या 10 से ज़्यादा लोग, ठीक है। देखो यही सेम कंडीशन, आप कैसे इसको याद रखोगे, सेम आप याद कर सकते हो। मैटरनिटी बेनिफिट में भी यही सेम ये है, सेम कंडीशन है, दैट इज़ कम से कम 10 लोग होने चाहिए तब एप्लीकेबल होंगे। तो जनरली जो है लॉ में 10 लोगों की मिनिमम जो क्राइटेरिया रखी गई है वो 10 की रखी गई है। तो एवरी इस्टेब्लिशमेंट दैट एम्प्लॉयड 10 और मोर बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स किसी भी दिन ऑन एनी डे ऑफ द प्रेसिडिंग, ये 12 महीने, लास्ट 12 महीने में यानी कि लास्ट एक साल में किसी भी दिन अगर आपके पास 10 लोग काम किए थे, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कि 10 काम किया था और अभी मैंने 2 को निकाल दिया और मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे पास तो फिलहाल अभी 8 ही है तो मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, तो ये गलत है। अगर आपके पास किसी दिन भी अगर 10 लोग काम किए हैं, ठीक है, तो फिर आप पे ये वाला एक्ट एप्लीकेबल होगा। नॉट एप्लीकेबल टू, किस पे ये नहीं लगता है? एनी बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट अप्लाई, जहाँ पे ये वाला एक्ट अप्लाई होता है, ठीक है, माइंस एक्ट एंड फैक्ट्रीज एक्ट, वहाँ पे ये वाला एप्लीकेबल नहीं होगा। इसको भी आपको याद रखना है। दिस एक्ट कवर्स ऑल द कंस्ट्रक्शन इस्टेब्लिशमेंट, सारे ही कंस्ट्रक्शन इस्टेब्लिशमेंट को ये वाला एक्ट कवर करता है जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, एक्सेप्ट दोज जो कि ऑलरेडी गवर्नड बाय द फैक्ट्री एक्ट, माइंस एक्ट, यानी कि जहाँ पे फैक्ट्री, यानी आपको ये समझ में आ गई कि जहाँ पे ये फैक्ट्री एक्ट और माइंस एक्ट लगेगी वहाँ पे ये वाला एक्ट नहीं लगेगा, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ टर्म है और उसकी क्या मीनिंग है वो यहाँ पे दी गई है। बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क का मतलब होता है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करना, उस कंस्ट्रक्शन में क्या ऑल्ट्रेशन भी आएगा, तो यस ऑल्ट्रेशन भी आएगा, रिपेयर वर्क भी आएगा, मेंटेनेंस भी आएगा। मान लो बिल्डिंग को डिमोलिश करना यानी तोड़ना, रोड बनाना, ब्रिज बनाना, ये सारे उसमें आएंगे। बिल्डिंग वर्कर्स कौन होंगे? अ पर्सन जो कि एम्प्लॉयड या तो डायरेक्टली और नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर के जरिए कंस्ट्रक्शन साइट पर अगर वो काम कर रहे हैं तो वो सारे बिल्डिंग वर्कर्स कहलाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट क्या होता है ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। एनी प्लेस जहाँ पे बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है जहाँ पे किए जाएंगे उसको इस्टेब्लिशमेंट बोलेंगे। रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 प्रोवाइड्स फॉर 2 टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन।
दैट इज़ वन फॉर इस्टेब्लिशमेंट के लिए करना पड़ेगा और दूसरा वर्कर्स के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये जो एक्ट है ये दो तरह की रजिस्ट्रेशन की बात करता है, एक इस्टेब्लिशमेंट के लिए यहाँ पे जहाँ पे ये वाला एक्ट एप्लीकेबल होगा, जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ के लिए, और एक दूसरा वर्कर बनने के लिए, वर्कर इटसेल्फ के लिए। मान लो कि या तो खुद डायरेक्टली वो एम्प्लॉयड है और या नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर के जरिए एम्प्लॉयड है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो हर एक एम्प्लॉयर जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर काम कर रहे हैं उनको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने इस्टेब्लिशमेंट को विद द रजिस्टरिंग ऑफिस, यानी कि जहाँ पे काम कर रहे हैं उसको इस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं, उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास, जो कि अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। द एम्प्लॉयर मस्ट अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम्स, जो कि एक्ट में दिया गया है। आफ्टर जब एक बार वेरिफिकेशन हो गया तो उसको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दी जाएगी एंड सर्टिफिकेट जो है वो साफ साफ डिस्प्लेड होना चाहिए कंस्ट्रक्शन साइट पे। कंस्ट्रक्शन साइट के बाहर आपको वो सर्टिफिकेट को डिस्प्ले के तौर पे लगाना है, यानी कि डिस्प्ले करना है कि सबको दिखे कि आप रजिस्टर करा चुके हो। पर्पस ये है कि टू इंश्योर दैट कि इस्टेब्लिशमेंट इज़ ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड है एंड मॉनिटर है, यानी वहाँ पे सारे सेफ्टी वगैरह के जो भी अधिनियम है वो सारे एप्लीकेबल हैं वहाँ पे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्कर्स, मैंने आपको बताया था दो तरह की रजिस्ट्रेशन, ये हमने देख लिया रजिस्टर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। अब हम लोग दूसरा देखेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्कर्स। हर एक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर जो कि बिटवीन 18 से 60 साल के बीच में हैं एंड हैज़ वर्कड फॉर एटलीस्ट, उन्होंने जो है लास्ट एक साल में 90 दिन काम किया हो, लास्ट एक साल में 90 दिन काम किया हो, ये याद रखना है, आपको रट्टा मारना है। इज़ एलिजिबल टू बी रजिस्टर्ड एज अ बेनिफिशियरी अंडर द बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर, यानी ऐसा नहीं है कि अगर आप आज से वहाँ पे काम स्टार्ट किए हो एज अ वर्कर तो आपके लिए, आपके ऊपर ये तुरंत एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे कुछ कंडीशन है, दैट इज़ आप या तो 18 से 60 साल के बीच में होने चाहिए और या नहीं तो सॉरी एंड दूसरा 18 से 60 तो होने ही चाहिए प्लस, यानी कि इसके अलावा ये है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये या ये। एंड हैज़ वर्कड फॉर एटलीस्ट आप 3 महीने यानी कि 90 दिन आपने काम किया हो लास्ट एक साल में, ऐसा नहीं कि लास्ट 4 साल में 90 दिन काम किया हो, लास्ट एक साल में आपने 90 दिन काम किया हो, तब आप जाके एलिजिबल होंगे टू बी रजिस्टर्ड एज अ बेनिफिशियरी अंडर द बिल्डिंग एंड द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। रजिस्ट्रेशन इनेबल्स वर्कर्स टू अवेल द वेलफेयर बेनिफिट, जैसे कि हेल्थ केयर, एक्सीडेंट असिस्टेंस, मैटरनिटी बेनिफिट, ये सब कुछ आपको मिलेगा। बोथ एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स मस्ट रजिस्टर एम्प्लॉयर्स टू रेगुलेट द इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि एम्प्लॉयर्स को और वर्कर्स को जो है वो मस्ट रजिस्टर होना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि इसकी बेनिफिट उसको मिले तो। वेलफेयर बोर्ड की अगर हम बात करें तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट अ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, हर एक स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक वेलफेयर बोर्ड बनाएगा। जितना भी स्टेट गवर्नमेंट है, देखो जो भी राज्य सरकार है वो एक बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड बनाएगी एंड द बोर्ड जो है वो एक क्या होगा, बॉडी कॉर्पोरेट होगा, जिसका मैंने आपको पहले भी बताया था ये कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, जिसका परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी कि हम मान के चलते हैं कि वो जो है वो निरंतर काल के लिए जो है वो स्थापित की गई है। ऐसा नहीं कि उसको फिक्स टर्म के लिए 2 साल के लिए 3 साल के लिए ऐसे इस्टेब्लिश किया गया है, उसको ये मान के चला गया कि वो हमेशा ही रहने वाला है। कॉमन सील होगा एंड पावर टू एक्वायर प्रॉपर्टी, एंड ये हमने पढ़ा था ट्रेड यूनियन वाले में, ट्रेड यूनियन एक्ट में, कि वो खुद एक बॉडी कॉर्पोरेट की तरह ट्रीट होता है, उसका एक अपना कॉमन सील होता है। पावर टू एक्वायर प्रॉपर्टी, पावर टू शू एंड टू बी शूड, यानी केस कर सकता है एंड इस पर भी केस हो सकता है, ठीक है। वेलफेयर बोर्ड जो राज्य सरकार को बैठाना पड़ेगा हर एक राज्य में। फंक्शन क्या होगा इस वेलफेयर बोर्ड का, कि ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी वर्कर को किस केस में, जहाँ पे शिक्षा चाहिए उनके बच्चे को, मेडिकल ट्रीटमेंट, मैटरनिटी, एक्सीडेंट, ओल्ड एज पेंशंस। फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट करना वेलफेयर स्कीम्स, यानी कि राज्य सरकार करेगी ऐसा, और एक मेंटेन करेगी जो वर्कर जो है वो रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सेस अंडर द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट भी है 1996, जहाँ पे 1 से 2% तक कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो हर एक एम्प्लॉयर को जो है वो सेस के तौर पे राज्य सरकार को देना पड़ता है, ठीक है। एंड उस सेस का इस्तेमाल राज्य सरकार क्या करती है, इनके बेनिफिट के लिए करती है, वर्कर्स के लिए, ठीक है। एम्प्लॉयर्स मस्ट इंश्योर कि हेल्थ एंड हाइजीन मेंटेन किया जाता है वर्क प्लेस पे, ड्रिंकिंग वाटर्स वगैरह जो है वो है और मतलब प्रॉपर है, रेस्ट रूम है, कैंटीन्स हो, सेफ्टी मेजर्स जैसे कि अगर मान लो कि वहाँ पे जान का खतरा है और कुछ भी फिजिकली इसका खतरा है तो हेलमेट पहन के जाना है। एंड फर्स्ट एड फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है। वेलफेयर ऑफिसर्स एंड द क्रेच फैसिलिटी अवेलेबल है, मैंने आपको पहले भी बताया था क्रेच क्या होता है और फिर से बताऊँगी आपको जब मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट पढ़ेंगे हम लोग। वर्किंग आवर्स, वेजेस एंड ओवर टाइम रेगुलेशंस है वहाँ पे। ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉयर्स की अगर हम बात करें तो रजिस्टर द इस्टेब्लिशमेंट बिफोर स्टार्टिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क। ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉयर की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है
कि इस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू होने से पहले उसको जो है अपने इस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर कराना पड़ेगा। प्रोवाइड एंड मेंटेन द सेफ्टी मेजर्स एंड द वेलफेयर फैसिलिटी, रिपोर्ट एक्सीडेंट एंड द ऑक्यूपेशनल डिजीज़ एंड पे द रिक्वायर्ड सेस। पेनल्टी की बात करें तो फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन और नॉन कंप्लायंस फ़ाइन कितना लगेगा उसको, अप टू 2000 तक, एंड प्लस 100 रुपया पर डे फॉर कंटिन्यूइंग ऑफेंस। जब तक ये ऑफेंस आप करते हो, जब तक आपने जो है गलती की, तब तक 100 रुपये पर डे और प्लस फ़ाइन अप टू 2000 तक, ये दोनों आपको देना पड़ेगा पेनल्टी में। एंड फॉल्स स्टेटमेंट के लिए आपको फ़ाइन अप टू 1000 है। इंस्पेक्टर की बात करें तो इंस्पेक्टर को कौन अपॉइंट करता है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करती है, यानी गवर्नमेंट की बात करें तो या तो सेंट्रल करेगी या नहीं तो स्टेट करेगी। एंड पर्पस क्या है, टू इंश्योर प्रॉपर इन्फोर्समेंट उसका हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये इंस्पेक्टर का काम होगा चेक करना। पावर्स एंड फंक्शन की अगर हम बात करें तो इंस्पेक्ट कंस्ट्रक्शन साइट, इंस्पेक्टर का क्या काम होगा कि वो जो हमारा साइट है कंस्ट्रक्शन साइट, उसको इंस्पेक्ट करना, जांच पड़ताल करना, एग्जामिन करना, रजिस्टर रिकॉर्ड्स वगैरह ये सब प्रॉपरली मेंटेन हो रहा है या नहीं, इंक्वायर इनटू कंप्लेंट्स रिगार्डिंग द वायलेशन ऑफ द एक्ट। और क्या करेगा ये, इंश्योर कंप्लायंस विद सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर प्रोविज़न वहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। इंस्पेक्टर जैसे कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स, इंश्योरिंग दैट कि एम्प्लॉयर्स जो है वो फॉलो करता हो रूल्स एंड रिलेटेड टू वर्कर्स वेलफेयर सेफ्टी एंड इतना। एडवाइजरी कमेटी जो है ये क्या करेगी, ये क्या होगी, तो 2 लेवल ऑफ एडवाइजरी बॉडी जो है वो एक्ट के अंदर जो है, इस एक्ट में मेंशन है कि आपको एडवाइजरी कमेटी भी वहाँ पे जो है एम्प्लॉयर को बैठाना पड़ेगा। वो कौन सा होगा एडवाइजरी कमेटी, ये जो एडवाइजरी कमेटी है इसको कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट एडवाइजरी कमेटी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड ये क्या करेगा, ये वाला बॉडी एडवाइस करेगा ये गवर्नमेंट को ऑन द मैटर्स जो कि रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड वेलफेयर ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ये सब को लेकर के एडवाइस करेगा। स्टेट वाला जो है वो क्या करेगा, तो उसको राज्य सरकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी एंड एडवाइस करेगी ऑन द इम्प्लीमेंटेशन एंड वेलफेयर मेजर्स, ये सब करेगी। ठीक है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो सिर्फ इंडिविजुअल्स हु आर बिटवीन द 18 एंड 60 साल के बीच में हैं, ऐसे इंडिविजुअल जो कि 18 से 60 साल के बीच में हैं, वो लोग एलिजिबल है कि वो लोग रजिस्टर्ड हों एज अ बेनिफिशियरी। ये मैंने आपको पहले भी बताया, अंडर द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996। ठीक है। दिस इंश्योर्स दैट कि बेनिफिट जो है आर एक्सटेंडेड टू एडल्ट वर्किंग एज कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। एंड एलिजिबिलिटी जो है मिनिमम कितना एज है 18 साल और मैक्सिमम कितना है 60 साल। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट, के बीच में बटा हुआ है ये। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये रिस्पॉन्सिबल है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी, मॉडल गाइडलाइंस अंडर द एक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर एग्जीक्यूशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट, हैंडल करता हो रजिस्ट्रेशन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, कॉन्स्टिट्यूट एंड मैनेज द स्टेट वेलफेयर बोर्ड्स, इंश्योर प्रॉपर कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द सेस। ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव जो है, अब देखो हम लोग MCQ की प्रैक्टिस कर लेते हैं इस एक्ट के बारे में। ठीक है। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वाला, द मेन ऑब्जेक्टिव जो है इस एक्ट का इज़ टू रेगुलेट द वेजेस ऑफ द ऑल वर्कर्स। ध्यान से सुनना सब कोई। दूसरा ऑप्शन है हमारा प्रोवाइड द सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर मेजर्स फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। थर्ड इज़ कंट्रोल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड फोर्थ इज़ फिक्स द वर्किंग आवर्स ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो बताओ इस एक्ट का जो हमने अभी पढ़ा इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। मैं आपको 3 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ, कल बताओ मुझे। तो द आंसर इज़ प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर मेजर फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये, द एक्ट अप्लाइज टू इस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग हाउ मेनी और मोर कंस्ट्रक्शन वर्कर। कितने कंस्ट्रक्शन वर्कर अगर वहाँ पे काम करते हो तब जाकर के ये वाला एक्ट एप्लीकेबल होगा। नंबर A 5, नंबर B 10, नंबर C 20 एंड नंबर D 50। बताओ मुझे कौन सा होगा। 3 सेकेंड्स दे रही हूँ मैं। The answer is option number B, that is 10. Which of the following is excluded from the applicability of the Building and Construction Workers Act? कौन सा किस पे एप्लीकेबल नहीं है। नंबर A कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, नंबर B फैक्ट्रीज जो कि कवर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, नंबर C रेजिडेंशियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, नंबर D ब्रिजेज एंड डैम्स। बताओ किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा।
3 सेकंड्स दे रही हूँ मैं, बताओ। आंसर इज़ फैक्ट्रीज, जो कि कवर्ड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। मैंने आपको बताया था जहाँ पे माइंस एक्ट और फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल है वहाँ पे ये वाला एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ बेनिफिशियरी अंडर द एक्ट इज़ नंबर ए 16 to 60 ईयर्स, नंबर बी 18 से 60 साल, नंबर सी 18 से 65 साल एंड नंबर डी 21 से लेकर 60 ईयर्स। बताओ कि किस एज ग्रुप को जो है वो रजिस्ट्रेशन एज अ बेनिफिशियरी जो है वो होने के लिए किस एज में वो फॉल करेगा, किस एज ब्रैकेट में। थ्री सेकेंड्स दे रही हूँ मैं, बताओ। तो द आंसर इज 18 to 60, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। हु कॉन्स्टिट्यूट्स द वेलफेयर बोर्ड अंडर द बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट। बताओ कि कौन वेलफेयर बोर्ड जो है कौन स्थापित करेगा, कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा। एम्प्लॉयर्स करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, हर एक स्टेट गवर्नमेंट करेगी और लेबर कोड करेंगे। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ऑप्शन है कंफ्यूज करने के लिए। हु कॉन्स्टिट्यूट द वेलफेयर बोर्ड, बताओ मुझे। द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ हर एक राज्य सरकार जो है वो बनाएगी वेलफेयर बोर्ड, ठीक है, एवरी स्टेट गवर्नमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द वेलफेयर बोर्ड। वेलफेयर बोर्ड का फंक्शन क्या होगा। प्रोवाइड मेडिकल ट्रीटमेंट, कलेक्ट सेस फ्रॉम द एम्प्लॉयर, मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ द रजिस्टर्ड वर्कर्स। बताओ वेलफेयर बोर्ड क्या करेगी। बहुत ही ईजी है, बताओ। द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, सब कुछ करेगी, ठीक है। अब देखो हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ पे, दैट इज़ मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, ठीक है। काफ़ी तेज़ी से हम लोग सिलेबस को ख़त्म कर रहे हैं और मुश्किल से मुझे लगता है, और बहुत हुआ तो 2 से 3 मैं मैक्सिमम बोल रही हूँ, मुझे लग रहा है 2 क्लास में ही और आपकी जो है ये IL एंड लेबर लॉ जो है ये ख़त्म हो जाएगी 2 से 3 मैक्सिमम में। एंड सेम अप्लाइज़ टू ये सोशल सिक्योरिटी पे भी, वहाँ पर भी जो है मैक्सिमम मुझे लगता है कि 2 से 3 क्लासेस में जो है क्लासेस ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी 3 जो है सब्जेक्ट खत्म हो गए, दैट इज़ ऑडिट, IL एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी 3 खत्म हो गए। अकाउंट्स में भी जो है मेजर पार्ट्स हमने सब कुछ कर लिए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक बचा है आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर, और बहुत ज़्यादा मिसलेनियस कुछ होंगे, तो मुझे लगता है वहाँ पर भी आप 3 से 4 क्लासेस जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी 4 सब्जेक्ट जो है जो हमने प्रॉमिस किया था ये सारे जो है ये बिल्कुल अक्टूबर एंड के पहले ही मुझे लगता है कि ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपने अपनी रिवीजन जो है आपने स्टार्ट कर दी होगी, सो दैट कि आप लोग टेस्ट सीरीज जो है जो हम लोग लाने वाले हैं उसको आप लोग तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब आपने पहली जो है वो ख़त्म कर ली हो अपनी रिवीजन। तो मैं यही बोलूँगी कि क्लासेस की टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ये सब बिल्कुल टाइमली ख़त्म हो रहे हैं। अब अपने रिविजन्स पे लग जाओ आप लोग। देखो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, इसमें क्या है कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंश्योर दैट कि वर्कर्स जो है वो रिसीव करें मिनिमम वेज, कम से कम वर्कर्स को जो मिनिमम जो वेज है वो मिले, दैट इज़ सफिशिएंट टू मेंटेन द बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए जितना जो आमदनी चाहिए वो मिनिमम मिले, ये इस एक्ट का जो है मेन उद्देश्य ये है। एंड टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर, कहीं ऐसा तो नहीं कि लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ये सब ना हो। एंड उसको गारंटीड एक फेयर रेम्यूनरेशन, यानी कि जितना उचित है वो उतना मिनिमम उसको मिले, ताकि वो अपनी जो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मेंटेन कर सके। एप्लीकेबिलिटी की अगर हम बात करें तो मिनिमम वेज एक्ट 1948 जो है वो कहाँ पे एप्लीकेबल है, तो दैट इज़ अप्लाइज टू ऑल एम्प्लॉयमेंट्स जो कि लिस्टेड इन द शेड्यूल, जितने भी एम्प्लॉयमेंट जो कि लिस्टेड इन द शेड्यूल नोन एज शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, सब पे एप्लीकेबल होगा ये। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कैन बोथ ऐड, दोनों ही ऐड कर सकते हैं इस लिस्ट में। एक लिस्ट है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है वो फिक्स है कि इसमें जो है वो एप्लीकेबल होंगे, जहाँ पे दोनों ही ऐड कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी वहाँ पे, ठीक है, वहाँ एप्लीकेबल होंगे। एंड अप्लाइज टू बोथ ऑर्गेनाइज्ड में भी और अनऑर्गेनाइज्ड में भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जनरली क्या लगता है कि अनऑर्गेनाइज्ड वाले में एप्लीकेबल नहीं होगा कोई भी स्टैट्यूटरी एक्ट, तो यहाँ पे आप देखो कि ऑर्गेनाइज्ड में भी एप्लीकेबल है, ठीक है। एंड कवर करता है सारे ही सेक्टर को, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, अनऑर्गेनाइज्ड हो, जहाँ भी मिनिमम वेज प्रोटेक्शन चाहिए वहाँ पे ये एप्लीकेबल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हर जगह है, और उतना ही ज़्यादा आप कंफ्यूज भी होगे एग्जाम में ऑप्शंस में,
ठीक है, तो ध्यान देना। की डेफिनेशंस की बात करें तो एम्प्लॉयर किसको बोलेंगे हम, अ पर्सन हु एम्प्लॉयज, चाहे वो डायरेक्टली या नहीं तो इनडायरेक्टली, हमें पता है। एम्प्लॉय की बात करें तो हमें पता है ये भी कि हायर्ड हो, स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, मैनुअल हो, सबको एम्प्लॉय बोलेंगे। वेजेस की बात करें तो इंक्लूड होगा सारा ही मॉनेटरी रेमुनरेशन जो कि एक एम्प्लॉय को जो है वो दिया जाता है। लेकिन इसमें क्या क्या नहीं आएगा ये इंपॉर्टेंट है, क्या आएगा से ज़्यादा क्या नहीं आएगा ये याद रखना चाहिए। हाउस रेंट अलावेंस यानी कि बोले तो एचआरए, आप लोग सबको पता है एचआरए क्या होता है, ये नहीं आएगा उसमें। अकोमोडेशन अगर आपको कंपनी दे रही है तो उसकी जो वैल्यू है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी। ट्रैवल के लिए जो आपको अलावेंसेस दिए जाते हैं वो इंक्लूड नहीं होगा। बोनस और ग्रेचुटी जो है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ पेंशन और प्रोविडेंट फंड ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो वेजेस जो है वो रेफर करता है टू द ऑल कैश पेमेंट्स जो कि एक वर्कर्स को पे किए जाते हैं फॉर द वर्क डन एक्सक्लूडिंग द अलावेंसेस एंड बेनिफिट्स, जैसे कि हाउसिंग और ट्रैवल, इनके लिए जो अलावेंसेस दिए जाते हैं इसको नहीं इंक्लूड किया जाता है। फिक्सेशन ऑफ द मिनिमम वेजेस, मिनिमम वेजेज जो है वो कौन फिक्स करता है, तो मिनिमम वेज जो है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तय करती है। दोनों कर सकते हैं, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने के चांसेस है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही मिनिमम वेज फिक्स कर सकती है। ठीक है, वेजेस जो है वो मे डिफ़र बेस्ड ऑन द, वेजेस जो है वो अलग अलग हो सकते हैं शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट की बेसिस पे, किस टाइप का आप काम कर रहे हो उस पर, एंड लोकेलिटी शहर में है गांव में है कैसा, रीजन वाइज इस पर भी डिपेंड कर सकता है मिनिमम वेज। ऐसा नहीं है कि एक स्टेट में जो है मिनिमम वेज अगर मान लो 200 रुपये है तो दूसरे स्टेट में मिनिमम वेज 300 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वहाँ की लोकेलिटी कैसा है, शहर में है गाँव में है, महंगाई कैसी है, ठीक है, किस टाइप का काम है। एंड कंपोनेंट्स ऑफ मिनिमम वेज एक्ट की अगर हम बात करें तो इसके क्या क्या कंपोनेंट है, दैट इज़ बेसिक रेट ऑफ वेजेस, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलावेंसेज जिसको हम लोग डियरनेस अलाउंस भी बोलते हैं डीए, एंड कैश वैल्यू ऑफ द कंसेशन जैसे कि फूड, हाउसिंग और इसके लिए आपको जो कैश वैल्यू दी जाती है ये इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, रिवीजन ऑफ द वेजेज यानी कि द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मस्ट रिव्यू एंड रिवाइज द मिनिमम वेजेज, हर एक 5 साल में वो उसको एक बार रिवाइज करेगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप लगातार एक बार फिक्स कर दो और वो आजीवन जो है वो चलता जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। हर एक 5 साल के उस समय की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मिनिमम वेज जो है वो सरकार को रिव्यू करना पड़ेगा। एंड रिवीजन जो है उसमें वो क्या देखेगी, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग, प्रोडक्टिविटी, स्टैंडर्ड ऑफ ये फेयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर वर्कर्स, ये सब कुछ ध्यान में रखा जाएगा। मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, द गवर्नमेंट जो है वो फिक्स करेगी मिनिमम वेजेस इन द डिफरेंट फॉर्म्स। फॉर एग्जांपल वेजेज जो है वो कैलकुलेटेड पर आवर, डे और मंथ। पीस रेट की अगर हम बात करें तो वेजेज जो है वो कैलकुलेटेड पर यूनिट ऑफ आउटपुट। गारंटेड टाइम रेट जो है वो यहाँ पे ये होती है। ये सब सारे कंडीशन से ये आप देख लेना, अगर आपको नहीं समझ में आए तो मुझे बताना, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। पेमेंट ऑफ वेजेज की बात करें तो वेजेज जो है वो मस्ट बी पेड इन कैश, और नहीं तो आप चेक और बैंक ट्रांसफ़र से भी दे सकते हो। पेमेंट मस्ट बी मेड विदाउट अनऑथराइज्ड डिडक्शंस, ऐसा नहीं कि आप जो सो बोल करके कुछ भी बोल करके पैसे डिडक्ट करके उसके बाद सैलरी दे रहे हो, आप कुछ भी बोल के पैसे नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट जो कि एक्ट के अंदर परमिटेड है। वेजेज मस्ट बी पेड जो कि टाइम लिमिट है उसके अंदर देना है, जो कि मंथली होता है जनरली। वर्कर्स मस्ट रिसीव द फुल वेज ऑन टाइम, या नहीं तो कैश और नहीं तो बैंक ट्रांसफ़र, कोई भी इलीगल डिडक्शन करके ऐसा नहीं है। वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम की बात करें तो मिनिमम वेज एक्ट 1948 एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि वो रेगुलेट करे वर्किंग आवर्स, एम्प्लॉय कितना देर काम करेंगे इसके लिए एक एक्ट हो, इंटरवल मिले उनको प्रॉपर रेस्ट के लिए। ओवर टाइम रेट्स क्या होगा, विच मस्ट बी नॉट लेस देन, जितना आपका नॉर्मल जो आपको पर घंटे का चार्ज मिलता है उसका जो डबल है। मान लो कि आप नॉर्मली जो काम करते हो पर घंटे का आपका 100 रुपये हुआ, तो ओवर टाइम में आपको मिनिमम 200 मिलना चाहिए। ठीक है, इन्फोर्समेंट मशीनरी की बात करें तो इंस्पेक्टर्स हैं यहाँ पे, जो कि कौन अपॉइंट करता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, न कि एम्प्लॉयर। यहाँ पे कन्फ्यूजन होने की चांसेस है, तो यहाँ इसको देख लेना एक बार। एंड पावर्स इंक्लूड करता है द रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स, ये सबको चेक किया जा सकता है, एविडेंस वगैरह, इंश्योर कंप्लायंसेस। एडवाइजरी बोर्ड की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूटेड एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स। ठीक है, ऑफेंस और पेनल्टीज़ की बात करें तो देखो, फेलियर टू पे मिनिमम वेज अगर आपने नहीं दिया तो आपको क्या होगा फिर, इम्प्रिजनमेंट यानी कि आपको जेल होएगी 6 मंथ्स तक, और नहीं तो फाइन लगेंगे 500 रुपये और बोथ। फाइन पे ये मत दो कि 500 रुपये इतने कम क्यों, क्योंकि बहुत पहले एक्ट बनाया गया तो उस समय के सिचुएशन को ध्यान में रख के बनाया गया है। अगर आप अदर प्रोविज़न की कॉन्ट्रावेंशन करते हो, यानी कि इस एक्ट की अगर कोई दूसरी चीज़ें आप नहीं फॉलो करते हो तो आपको फ़ाइन इतना लगेगा, लेकिन आपने मिनिमम वेज नहीं दिया तो वहाँ पर जेल भी इंक्लूड है। एग्जाम्पन्स की बात करें तो द मिनिमम वेज एक्ट 1940 किस पे अप्लाई नहीं होता है, 48 दैट इज़ एम्प्लॉई जो कि जनरली वर्किंग एट मैनेजरियल, सुपरवाइजरी, इन सब लेवल पे अगर वो काम करते हैं तो उस पर ये मिनिमम वेज एक्ट अप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि वो लोग खुद इतने होशियार एनफ होते हैं कि उनको मिनिमम वेज, ऐसे थोड़ी कि उनको मिनिमम वेज भी ना मिले।
ठीक है, तो कॉमन सेंस वाली बात है। अप्रेंटिस जो कि इंगेज्ड अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961, ये आपको याद रखना है, इस पर आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसमें जो अप्रेंटिस काम करते हैं उनको ऑलरेडी जो है वो बहुत मिनिमम कम पैसे मिलते हैं, तो उसके ऊपर ये मिनिमम वेज एक्ट अप्लाई नहीं होगा। द एक्ट मेनली प्रोटेक्ट करता है द मैनुअल और लोअर लेवल जो काम करते हैं वर्कर्स, उनको प्रोटेक्ट करना। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अप्लाइज टू शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स, वही सेम। स्टेट गवर्नमेंट भी वही है, शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। द मिनिमम वेज एक्ट 1948 इंश्योर दैट कि नो वर्कर इज पेड बिलो अ गवर्नमेंट नोटिफाइड मिनिमम रेट, उससे कम नहीं मिलना चाहिए। अब अगर हम लोग इस पे बेस्ड भी MCQ देख लेते हैं इस एक्ट पे भी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिनिमम वेज एक्ट 1948 इज टू, नंबर ए ऑप्शन, दैट इज रेगुलेट द वर्किंग आवर्स ऑफ द एम्प्लॉय। नंबर बी, इंश्योर वर्कर्स रिसीव मिनिमम वेज। नंबर सी, फिक्स मैक्सिमम वेज। एंड नंबर डी, कंट्रोल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। बताओ मुझे कौन सा है आंसर। 3 सेकेंड्स दे रही हूँ मैं। Number B is the answer, that is ensure workers receive minimum wage to maintain a basic standard of living. Number 2, the act applies to only organized, only unorganized, both organized and unorganized, and only the government employee. मुझे बताओ किस पे एक्ट एप्लीकेबल है, सब डिस्कस हो चुका है क्लास में। दैट इज़ बोथ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स। ठीक है, हु कैन ऐड द एम्प्लॉयमेंट्स टू द शेड्यूल ऑफ द एक्ट, कौन ऐड कर सकता है इस शेड्यूल में? ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, ओनली स्टेट गवर्नमेंट, बोथ एंड लेबर कोर्ट। बताओ, ये भी डिस्कस किया हुआ क्लास में। तो द आंसर इज बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। Which of the following is not included in the wages under the act? Basic pay, DA, HRA and cash value of concession like food, cash value। तो कौन सा include नहीं है? Not। The answer is HRA, house rent allowances। ठीक है, minimum wages are fixed considering the, क्या देख करके मिनिमम वेज तय किया जाता है? टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एज, एम्प्लॉयर्स का प्रॉफिट मार्जिन एंड नन ऑफ द अबव। So the answer is type of employment, class of workers and locality. The appropriate government must review and revise the minimum wages कितने साल में? Every year, 3 year, 5 year और 10 year। बताओ। Every 5 year will be answer। ठीक है, तो फिर यही था हमारा आज का लेक्चर। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे दैट इज़ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। ठीक है, मुझे लगता है कि ये लास्ट ही है, और नहीं तो मुझे 1 से 2 क्लासेस और मैक्सिमम होंगे, बाकी आपका ये चैप्टर मतलब ये पूरा सब्जेक्ट ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड आपको सारे PDF जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करते रहते हैं कि PDF कहाँ मिलेगा, तो PDF सारे ही आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।